आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने आपके लिए क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक अवतल पृष्ठ के लिए और दूसरा उत्तल पृष्ठ के लिए। तो अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन कर दिया गया है इस चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इस क्लास को आप देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और यह जो सूत्र है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र और उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र दोनों का फार्मूला तो एक ही होता है। क्या होता है? n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। लेकिन दोनों के डेरिवेशन करने का तरीका अलग-अलग होता है और दोनों का फिगर भी अलग होता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक है उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यहाँ पर हमने एक बनाया है उत्तल पृष्ठ, जिसके सामने एक रखी गई है वस्तु और इसी यह वस्तु बिंदु के आकार की है और इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है। आपको पता है यहाँ पे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है और वे दोनों किरणें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ से 2 किरणें लेकर हम जाएँगे। पहली किरण मुख्य अक्ष पर चलेगी और यहाँ पर देखिए हम एक किरण मुख्य अक्ष से लेकर जा रहे हैं और यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण जब वस्तु से चलेगी, तो वह जब पृष्ठ के ऊपर आपतित होगी, क्योंकि वह किरण कहाँ से कहाँ जा रही होगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम। तो यहाँ पर एक किरण हम O से लेकर चल रहे हैं और यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और यहाँ पर जो यह बिंदु C है, जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे और वक्रता केंद्र से अगर हम एक सीधी लाइन पृष्ठ के ऊपर खींचते हैं, तो यह अभिलंब का कार्य करेगा। यह किसका कार्य करेगा? अभिलंब का कार्य करेगा। तो जब प्रकाश की किरण O से चलती है और यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यह अभिलंब की तरफ थोड़ा-सा क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की तरफ थोड़ा-सा झुक जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए तो 2 किरणों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों किरणें हम लेकर गए हैं, इनको आगे बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि यह आगे बढ़ाने पर कभी भी मिल ही नहीं सकती है। तो इनको कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएँगे, तो यह बिंदु I पर मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी और यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? यहीं पर वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। तो इस तरीके से उत्तल पृष्ठ में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर हम कोण के बारे में समझ लेते हैं कि कोण कहाँ पर आपतन बना हुआ है, कहाँ पर अपवर्तन कोण बना हुआ है। तो देखिए आपको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब, तो यह जो बिंदु O से यह वाली किरण चल रही है वह कौन-सी किरण है? आपतित किरण है और जो बिंदु C से खींची गई लाइन है वह किसका कार्य कर रही है? अभिलंब का कार्य कर रही है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन-सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है, तो इसे हम बोल देंगे I। ठीक है? क्योंकि यह यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वह कितना है? I। अब आगे देखिए अपवर्तन कोण कहाँ है? अब यह अपवर्तित किरण है, जो यहाँ पे यह वाली किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है और यह अभिलंब है, तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा? यहाँ पे कोण बनेगा R। और अगर आप देखेंगे यह जो I प्रतिबिंब बना हुआ है और यह जो अभिलंब है, यह जो अभिलंब है और जो I प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कोण R के बिल्कुल शीर्षाभिमुख है। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह कोण जब R है तो यह भी कोण क्या होगा? R होगा। तो हमने आपतन और अपवर्तन कोण को यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वस्तु का कोण और प्रतिबिंब का कोण और जो अभिलंब का कोण है वह कितना है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का जो कोण है, यहाँ से हम मान लेते हैं अल्फा कोण। जो प्रतिबिंब का कोण है, इसे हम मान लेते हैं बीटा कोण है और जो अभिलंब का कोण है, इसे हम क्या मानेंगे? गामा कोण।
अब यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने के लिए कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। उस फार्मूले को सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैथ की एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज के अंदर, ठीक है? त्रिभुज का जो बहिष्य कोण होता है, त्रिभुज का बहिष्य कोण त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर के अंदर दूर स्थित 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। दूर स्थित 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है, के योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम त्रिभुज बनाकर इसको समझें, तो देखिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाते हैं, यह एक त्रिभुज है। यहाँ पर हम इसको बहिष्य कोण दिखाते हैं त्रिभुज का यह। यहाँ पे त्रिभुज के बहिष्य कोण का नाम अगर हम रख दें ए, और यहाँ पे जो दूर स्थित 2 अंतःकोण हैं, इनमें से एक का नाम हम बी रख दें और एक का नाम हम सी बता दें, ठीक है? तो यह जो बहिष्य कोण ए होगा, वह बी प्लस सी के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो एक तो आपको यह बात याद रखनी है इस डेरिवेशन को करने के लिए, सबसे पहले इसी का यूज़ होगा, इसी वाले फार्मूले का। त्रिभुज का बहिष्य कोण त्रिभुज के अंदर दूर स्थित 2 कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद अगर यह जो हमने अभी अल्फा, बीटा, गामा या आई और आर कोण देखा है, यह बहुत छोटे हों, तो सभी कोण को हम एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर और क्या हमें समझना है, देखिए यदि यदि अल्फा, बीटा, गामा, आई तथा आर बहुत क्या हो? छोटे, बहुत छोटे। अगर यह कोण बहुत छोटे होंगे, तो देखिए साइन का सबसे छोटा मान होता है 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। टैन की बात करेंगे तो टैन का भी जो सबसे छोटा कोण होता है वह 0 अंश होता है और टैन का 0 पर मान कितना होता है? 0। मतलब यहाँ पर साइन का जो सबसे छोटा कोण होता है, वह कोण अगर 0 है तो वह 0 के बराबर हो जाता है। जो टैन का सबसे छोटा कोण 0 है, वह भी 0 के बराबर होता है। तो अगर आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, आई बराबर आर बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यह क्या हो जाए? बहुत छोटे हो जाए, लगभग में 0 के बराबर हो जाए, ठीक? लगभग किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइन आई होगा वह आई के बराबर हो जाता है। साइन आर, आर के बराबर हो जाता है। टैन अल्फा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। टैन बीटा, बीटा के बराबर हो जाएगा और टैन गामा, गामा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, इसके साथ यहाँ पे यूज़ होगा स्नेल का नियम। और क्या फ़ॉर्मूला यूज़ होगा? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, यह भी देख लेते हैं। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम n बराबर हम लिख सकते हैं, इसको n को हम यह भी लिख सकते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 और बराबर कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो इतने फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक वस्तु से बना हुआ त्रिभुज लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? वस्तु से बना हुआ त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे वस्तु से बना हुआ त्रिभुज कौन-सा है? ओ, ओ, ए, सी। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ओएसी में। त्रिभुज ओएसी में अगर हम देखेंगे, तो इसका बहिष्य कोण हम सबसे पहले खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो आपको बताया है कि यह वाला जो फ़ॉर्मूला है त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है, वह त्रिभुज के अंदर स्थित 2 कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यही वाला फ़ॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोजेंगे त्रिभुज का बहिष्य कोण कौन-सा है। तो त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है, फिगर को अगर हम ध्यान से देखें,
तो इस त्रिभुज का बहिष्य कोण आई है। कौन सा है? आई। और यह जो बहिष्य कोण होता है वह त्रिभुज के अंदर दूर स्थित दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का बहिष्य कोण आई है, तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम अगला त्रिभुज लेकर चलेंगे प्रतिबिंब से बना हुआ। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज आई ए सी। तो त्रिभुज आईएसी में भी यही वाले फार्मूले का यूज करेंगे कि त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है वह त्रिभुज के अंदर दूर स्थित दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर हम यह आईएसी वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, आईएसी वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो बहिष्य कोण है वह कितना है? वह आर। इस त्रिभुज का बहिष्य कोण कौन सा है? आर। तो यहाँ पर आर को लेकर चलेंगे, तो देखिए इस आर कोण को लेकर चलेंगे, तो यह आर किसके बराबर होगा? यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर बीटा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर कौन कौन सा कोण है? बीटा है और कौन सा है? गामा है। तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? स्नेल का नियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्नेल के नियम्स। स्नेल के नियम्स। स्नेल के नियम्स। स्नेल का नियम क्या होता है? अभी हमने आपको फार्मूला बताया, वही फार्मूला यूज करना है। n बराबर 1 n2 या n2 अपॉन n1 या साइन आई अपॉन साइन आर। यह होता है फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर हम यह माने कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर बहुत छोटे हो, आपतन कोण आई यहाँ पे लिख दे, यदि यदि आई कोण आई तथा कोण आर क्या हो? बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। तो अगर यह कोण बहुत छोटे होंगे तो साइन आई बराबर क्या होगा? छोटे होंगे तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? लगभग में साइन आई जो होगा लगभग में आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर लगभग में किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में स्नेल का नियम कितना होगा यह देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में स्नेल का नियम देखिए, n बराबर हो जाएगा या n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा। n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई की जगह हम कितना रख देंगे? आई। तो यहाँ पे आई अपॉन साइन आर की जगह हम कितना रख देंगे? आर। तो यहाँ पे आर हो जाएगा। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो कितना आया था? यहाँ पे आया था n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 बराबर आई अपॉन आर। यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करने पर कितना आएगा? तिर्यक गुणा करने पर आएगा n2r बराबर n1 आई। इसके बाद समीकरण 1 यहाँ पे निकाला गया है और समीकरण 2 भी निकाला गया है, जिसमें आई और आर का मान आया है। तो यहाँ पे जो आई का मान अल्फा प्लस गामा है और आर का मान बीटा प्लस गामा है, यह हम इसमें ले जाकर रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से आई तथा आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, यहाँ पे आई और आर का मान रखा जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा आई और आर का मान रखने पर? n2, और यहाँ पे रखना है आर का मान। तो आर का मान कितना था? आर का मान था बीटा प्लस गामा। कितना है? बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे आर की जगह हम लिख देते हैं बीटा प्लस गामा। इसके बाद बराबर n1। आई का मान रखना है, तो आई का मान कितना दिया गया है? आई का मान दिया गया है अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई का मान हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यहाँ पर हम n2 और n1 का अंदर गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा n2 बीटा प्लस n2 गामा बराबर n1 अल्फा प्लस n1 गामा।
यह इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह जो गामा है, यहाँ पर भी गामा है, इसको एक साथ कर देते हैं और अल्फा और बीटा को एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे यह जो गामा है, इसको इधर लेकर आएँगे तो यह N2 गामा माइनस N1 गामा हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना होगा N1 अल्फा माइनस N2 बीटा हो जाएगा। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो आगे देखिए, आगे हम निकालेंगे गामा, अल्फा और बीटा का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि यदि अल्फा, बीटा तथा गामा बहुत छोटे बहुत क्या हो छोटे, तो अल्फा, बीटा और गामा अगर बहुत छोटे होंगे, तो क्या-क्या यहाँ पे चेंज होगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यह जो यम बिंदु है, यहाँ पे जो आप यम देख रहे हैं, वह कहाँ पर आ जाएगा? पी पर आ जाएगा। तो यम बिंदु पी पर हो जाएगा और क्या चेंज होगा उसको भी देख लेते हैं। तो यदि अल्फा, बीटा और गामा क्या हो? बहुत छोटे हों, तब तब यम बिंदु यम बिंदु कहाँ पे होगा? यम बिंदु पी पर होगा, पी पर होगा। और क्या चेंज होगा? यहाँ पर देखिए जो टैन अल्फा है, वह लगभग में अल्फा के बराबर हो जाएगा। जो टैन बीटा है, वह लगभग में बीटा के बराबर हो जाएगा। और जो टैन गामा है, वह लगभग में किसके बराबर हो जाएगा? टैन गामा जो है गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा का मान निकालेंगे, लेकिन किस फार्मूले से निकालेंगे उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको टैन अल्फा का मान निकालना होगा तो फिगर में इसको समझेंगे। देखिए टैन अल्फा, तो अल्फा कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो हमको त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा ओ ए एम। ठीक है? ओ ए एम त्रिभुज लेकर चलेंगे तो त्रिभुज ओ ए एम से हम टैन अल्फा का मान निकालेंगे। टैन बीटा का मान कैसे निकलेगा? देखिए टैन बीटा का जो मान है वह निकलेगा टैन बीटा का मान त्रिभुज आई ए एम से निकलेगा। ठीक है? तो त्रिभुज आई ए एम लेकर चलेंगे तो हम किसका मान निकालेंगे? टैन बीटा का। तो त्रिभुज आई ए एम। इसके बाद टैन गामा का मान निकालने के लिए हम कौन-सा त्रिभुज का यूज़ करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो टैन गामा जो है वह यहाँ पे बना हुआ है, तो यह CAM। ठीक है? तो CAM त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज CAM। तो इससे हम क्या निकालेंगे? टैन गामा का मान। तो देखिए टैन अल्फा, अल्फा के बराबर है, टैन बीटा, बीटा के बराबर है, टैन गामा किसके बराबर है? गामा के बराबर। तो टैन अल्फा का मान कैसे निकलेगा त्रिभुज OAM से, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा यह है, अल्फा के सामने वाली मतलब कि जो कोण हम लेकर चलते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है, तो यह भुजा है लंब। और यह जो नीचे वाली भुजा है वह क्या है? यह भुजा जो है वह आधार है। तो टैन अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो नाम क्या लिखेंगे? AM बटा OM। AM अपॉन OM लिखेंगे। यहाँ पर टैन अल्फा बराबर हो जाएगा AM अपॉन OM। और आपको पता है AM का जो मान है इसको हम यच मान लेते हैं। यह जो हाइट है, ठीक है? इसको हम किससे दिखा देते हैं? यच से दिखा देते हैं। तो यह इसे हम यच बोल देते हैं, ठीक है? तो AM की जगह हम यच रखेंगे, AM की जगह हम कितना रखेंगे? एच। और OM की जगह यम बिंदु P पर होगा इसलिए OP लिख देंगे। इसके बाद टैन बीटा का मान निकालेंगे और कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा? त्रिभुज IAM। तो फिगर में देखते हैं त्रिभुज IAM। तो देखिए यहाँ पर यह जो त्रिभुज IAM बन रहा है, इसमें कोण बीटा के सामने वाली भुजा यह लंब है और यह I से लेकर यम तक की जो भुजा है वह आधार का कार्य कर रही है। तो यह AM अपॉन IM हो जाएगा और AM की जगह हम कितना रख देंगे? H। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? AM अपॉन IM। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा AM अपॉन IM और AM का मान तो H ही है, IM का मान कितना हो जाएगा? IP हो जाएगा। इसी तरीके से टैन गामा का मान निकालेंगे और टैन गामा का मान
देखिए फिगर को देखकर हम इसको समझेंगे tan गामा का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गामा कोण दिया गया है और कोण के सामने वाली भुजा यहाँ पर भी लंब होगी और जो यम और सी भुजा होगी यह किसका कार्य करेगी? यह आधार का कार्य करेगी। तो लंब बटा आधार यानी कि AM अपॉन CM यहाँ पे हो जाएगा tan गामा बराबर। तो tan गामा बराबर क्या लिख देंगे? AM अपॉन CM। AM का मान कितना है? H और CM की जगह कितना लिख सकते हैं? CP। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं OP क्या है और IP क्या है, CP क्या है और इसका चिन्ह भी क्या हम रखेंगे यह भी देख लेते हैं, प्लस का यूज़ करेंगे कि माइनस का यूज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं OP, तो O जो है वस्तु है और P जो है वह ध्रुव है। तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। तो OP की जगह OP को हम क्या कहेंगे? OP यहाँ पे लिख देते हैं, OP बराबर वस्तु की दूरी और इसको हम कैसे शो करेंगे? U से शो करते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड होने की वजह से इसे हम माइनस U लिखते हैं। IP को समझ लेते हैं। देखिए I पर जो है प्रतिबिंब बना हुआ है और P जो है ध्रुव है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से। और यह भी लेफ्ट साइड है, तो यह भी किसमें रखा जाएगा? माइनस में रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं IP बराबर प्रतिबिंब की दूरी और इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे V और यह लेफ्ट साइड है तो माइनस भी लिखा जाएगा। CP की हम बात करेंगे तो फिगर फिर देखना पड़ेगा हमें, तो फिगर देखिए यहाँ पे C से P तक की दूरी, C जो है वह क्या है? वह वक्रता केंद्र। C क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? R से प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या को तो R लिखेंगे, लेकिन यह किस साइड है? राइट साइड है, मतलब कि दाहिने तरफ है। तो यह पॉजिटिव सिंबल के साथ यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CP बराबर वक्रता त्रिज्या। देखिए CP बराबर वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? बराबर यह R होगा, यह प्लस में रखा जाएगा। तो इस तरीके से यह फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस H अपॉन U, क्योंकि OP का मान माइनस U था तो हमने माइनस U लिख दिया। IP का मान माइनस B है तो माइनस H अपॉन V हो जाएगा और CP का मान प्लस R है तो यहाँ पे H अपॉन R हो जाएगा। और यही मान हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 3 में ले जाके रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे समीकरण 3 में अल्फा, बीटा, गामा का मान रखने पर। आगे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 से में समीकरण 3 में अल्फा, बीटा तथा तथा गामा का मान रखने पर का मान रखने पर अल्फा, बीटा, गामा का मान रखकर देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए n2 और गामा का मान कितना रखेंगे? गामा का मान H अपॉन R, तो यहाँ पर H अपॉन R हो जाएगा N2 H अपॉन R माइनस N1 H अपॉन R बराबर N1। अब अल्फा का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना रखेंगे? अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान माइनस H अपॉन U है, तो यहाँ पे माइनस H अपॉन U, ठीक है? और यहाँ पे माइनस N2 और यहाँ पे बीटा का मान कितना रखेंगे? बीटा का मान माइनस H अपॉन V H अपॉन V। अगर आप देखेंगे तो H सभी में से कॉमन है, यहाँ पे H अपॉन R सभी में से कॉमन है, तो H अपॉन R को कॉमन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा N2 माइनस N1 बराबर, इसमें से H कॉमन है। यहाँ पर देखिए जब H को कॉमन कर लेंगे तो यह वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा? प्लस, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। यह हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? N1 अपॉन U N1 अपॉन U, क्योंकि H तो क्या हो गया है? कॉमन। यहाँ पर देखिए H से H क्या होगा? कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला हमें मिल जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर यहाँ पे N2 माइनस N1 अपॉन R। यह है फार्मूला उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज होता है।
और इस फ़ॉर्मूले को हम दूसरे फ़ॉर्मूले के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस फ़ॉर्मूले के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंश में n1 से भाग कर देंगे, ठीक है? क्या लिखा जाएगा? अंश में n1 से भाग करने पर भाग करने पर। तो अंश में n1 से भाग करेंगे तो यह फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए आगे। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यह हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन u बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r। यहाँ पर अगर आप स्नेल का नियम देखिए, तो स्नेल के नियम से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो n2 अपॉन n1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे जो n2 अपॉन n1 आया हुआ है, उसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? उसकी जगह पे हम n का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो यह फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसको देख लेते हैं। यहाँ पे n2 अपॉन n1 लिखेंगे, n2 अपॉन n1 बराबर कितना होता है? n होता है। तो यहाँ पर n1 और n1 कट गए, यह भी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा n2 अपॉन n1 की जगह n हो जाएगा, तो n अपॉन v माइनस यहाँ पे 1 अपॉन u बराबर यहाँ पे कितना होगा? n माइनस 1 अपॉन r। तो यह भी एक गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है। तो इस तरीके से हम उत्तल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन आसानी से कर सकते हैं। और यह जो टॉपिक है वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको यह क्लास एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप इसे दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।